नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में एक ऐसे विषय पर बात होने वाली है जिसे अक्सर बहुत ही हल्के में लिया जाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं योग की। आमतौर पर लोग इसे बस थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग या शारीरिक कसरत मान लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह समग्र समृद्धि का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा अभ्यास जो हमारे भीतर से शुरू होकर बाहर की ओर यानी पूरे समाज और विश्व तक फैलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार विषय की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि योग सिर्फ कसरत नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पूरी वैज्ञानिक कला कैसे है। आज के इस सफर का खाका कुछ इस तरह होगा। हम कुल 5 अहम पहलुओं को कवर करेंगे। पहला, आधुनिक अराजकता और उसका प्राचीन उपचार। दूसरा, मन शरीर के कल्याण का विकास। तीसरा, अष्टांग रूपरेखा। चौथा, मैट से परे योग का प्रभाव। और अंत में 5वां, वैश्विक शांति का मार्ग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, आधुनिक अराजकता और प्राचीन उपचार। देखिए, आज की ये जो आधुनिक दुनिया है ना, ये बहुत ही तेज, तनावपूर्ण और भागदौड़ से भरी है। इसी लाइफस्टाइल की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा और मोटापे जैसी बीमारियां बिल्कुल आम हो गई हैं। इस पूरी अफरा तफरी के बीच एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। हमें अपनी ही धारणाओं को चुनौती देनी होगी और सोचना होगा कि योग वास्तव में है क्या। क्या ये सिर्फ कुछ मुश्किल शारीरिक मुद्राएं बनाने का नाम है? अक्सर इसे बस एक वर्कआउट या स्ट्रेचिंग मान लिया जाता है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों पर नजर डालें तो ये व्यावसायिक धारणा बिल्कुल गलत साबित होती है। असल में योग संस्कृत के शब्द युज से निकला है, जिसका मतलब ही है एकजुट होना या जुड़ना। ये कोई साधारण व्यायाम नहीं है। ये एक पूरी तरह से वैज्ञानिक जीवन शैली है जो शरीर, मन और आत्मा को एक साथ गहराई से जोड़ती है। और कमाल की बात देखिए, इन प्राचीन अवधारणाओं को अब आधुनिक विज्ञान और बड़े बड़े एकेडमिक रिसर्च भी पूरी तरह से सही मान रहे हैं। कई शोध ये साफ बताते हैं कि जहां आधुनिक एलोपैथिक दवाओं के ढेरों साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वहीं योग एक बिल्कुल दोष रहित, हानि रहित और वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है, और वो भी लगभग बिना किसी खर्च के। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मन शरीर कल्याण का विकास। अगर हम इसके वैज्ञानिक फायदों की पूरी लिस्ट देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे शारीरिक मुद्राएं यानी आसन हमारे शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालते हैं और जोड़ों को मजबूत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्वास नियंत्रण, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं, वो सीधे तौर पर कॉर्टिसोल के स्तर को कम करता है। इससे तनाव और चिंता में भारी कमी आती है और इम्यूनिटी बढ़ती है। मतलब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का एक बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस। इस पूरी बात का निचोड़ प्राचीन ग्रंथों में बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद के इस श्लोक का अगर अनुवाद करें तो इसका सीधा सा अर्थ है, योगाभ्यास की अग्नि में तपा हुआ शरीर रोग, बुढ़ापा और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब है कि योग से गढ़ा हुआ शरीर हमेशा ऊर्जावान और निरोगी रहता है। यहीं से हम पहुंचते हैं भाग 3 पर, अष्टांग रूपरेखा। शायद ये बात कम ही लोग जानते हैं कि योग की इस गहरी दार्शनिक नींव को महर्षि पतंजलि ने पूरे 8 अंगों में बांटा है, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। ये समझना बहुत ही जरूरी है कि शारीरिक मुद्राएं या आसन इस पूरी 8 भाग वाली बड़ी सी पहेली का बस एक छोटा सा हिस्सा भर हैं। ये एक बहुत ही क्रमिक और वैज्ञानिक यात्रा है। इसकी शुरुआत होती है बाहरी नैतिक संहिताओं से, यानी यम और नियम। फिर बात आती है शारीरिक नियंत्रण की, जिसमें आसन और प्राणायाम शामिल हैं। इसके बाद धीरे धीरे अभ्यासी प्रत्याहार और धारणा के जरिए अपनी इंद्रियों और एकाग्रता को साधता है, और अंत में गहरे आंतरिक ध्यान से होते हुए समाधि तक पहुंचता है, जो कि इसका अंतिम लक्ष्य है। एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब आते हैं भाग 4 पर, मैट से परे योग। एक बात तो तय है, योग केवल किसी एकांत कमरे या योग मैट तक सीमित नहीं है। शोध बताते हैं कि इसका असर हर जगह दिखता है। ये क्लासरूम में छात्रों का तनाव कम करके उनकी याददाश्त बढ़ाता है। खेल के मैदान में एथलीटों का फोकस और परफॉर्मेंस बेहतर करता है। यहाँ तक कि परिवारों के बीच आपसी प्रेम और सद्भाव को भी बढ़ाता है। और तो और, अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो स्वस्थ लोग ज्यादा उत्पादक होते हैं और उनका मेडिकल खर्च भी बचता है। साथ ही यह हमें पर्यावरण के प्रति एक सचेत और टिकाऊ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है। हमारी स्रोत सामग्री से ली गई यह एक बहुत ही गहरी सामाजिक आर्थिक सच्चाई है। कहा भी गया है ना,
पहला सुख निरोगी काया। किसी भी समाज या देश की आर्थिक और सामाजिक समृद्धि सीधे तौर पर वहाँ के लोगों के रोगमुक्त और ऊर्जावान शरीर पर निर्भर करती है। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो आय के साधनों का सही से विकास हो पाएगा। और अब हमारा पांचवां और आखिरी भाग, वैश्विक शांति का मार्ग। अब ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन अकादमिक साहित्य इन प्राचीन सिद्धांतों को आजकल के हमारे सबसे बड़े और जटिल भू-राजनीतिक संकटों से जोड़कर देख रहा है। ये योग को सिर्फ एक व्यक्तिगत अभ्यास से निकालकर एक बहुत ही बड़े वैश्विक समाधान के रूप में प्रस्तुत करता है। स्रोत सामग्री यहाँ एक बहुत ही मजबूत और दिलचस्प तर्क सामने रखती है। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि आज दुनिया भर में जो सत्ता का संघर्ष और धार्मिक साम्राज्यवाद चल रहा है, जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध जैसे विनाशकारी वैश्विक संघर्ष, इन सब की जड़ में जो प्रतिस्पर्धा और हिंसा है, उसे यौगिक सिद्धांतों के जरिए शांत किया जा सकता है, खास तौर पर अहिंसा और अस्तेय जैसे सिद्धांतों से। सीधे शब्दों में कहें तो स्रोत का मानना है कि अगर वैश्विक स्तर पर राष्ट्र और उनके नागरिक योग के शुरुआती अंगों का गंभीरता से पालन करें, जैसे कि यम के तहत अहिंसा और चोरी ना करना और नियम के तहत संतोष, तो ये सत्ता की भूख और साम्राज्यवाद की भावना खुद ब खुद खत्म हो सकती है। स्रोत के अनुसार ये सार्वभौमिक अभ्यास इस तरह की विनाशकारी भू-राजनीतिक घटनाओं को रोकने की पूरी क्षमता रखता है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही बड़ा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल छूट जाता है। जरा कल्पना कीजिए, अगर योग का केवल एक सिद्धांत, मानिए अहिंसा या संतोष, हमारी दैनिक आदतों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तक अपना लिया जाए, तो ये दुनिया कितनी अलग होगी। ये विचार ही अपने आप में इस विशाल प्राचीन विज्ञान को और अधिक गहराई से जानने के लिए प्रेरित करता है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।